हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई मजे में कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर ओबर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड सो ऑन। तो बेसिकली बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो को एंड तक देखें। नाउ हम लोगों को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आज दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सुन के कुछ लोगों बच्चों के मुंह पे स्माइल आई होगी कि यार आ गया अपना टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स का एक बड़ा ही प्यारा सा एक टॉपिक होता है, एक पोर्शन होता है जिसमें रेजिस्टेंस की बात होती है, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। राइट मैम, हम उन ज़्यादातर में से नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ तो भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में सबसे पहला जो वर्ड हमको स्ट्राइक कर रहा है माइंड में वो यही है कि रेजिस्टेंस। राइट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक तरीके का रुकावट। मैम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो इस रेजिस्टेंस की वजह से नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो वही होता है रेजिस्टेंस जो आप समझ रहे हैं, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, क्या ये एकदम एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस है जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे? द क्वेश्चन अराइजेस। तो आंसर विल बी नो, ये वो रेजिस्टेंस नहीं है। ऑल्दो द मीनिंग इज गोइंग टू बी द सेम, मीनिंग एकदम सेम ही होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। अब जैसे कि वहाँ पे जब हम बात करते थे रेजिस्टेंस की फिजिक्स में, तो वो कुछ इस तरीके से होता था कि एक वायर है, राइट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब जा रही है तो हमें इसको रोकने के लिए जो रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है या जो हो रही होती है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे तो हम किसी केमिस्ट्री में वायर वगैरह से डील कर नहीं रहे, तो यहाँ रेजिस्टेंस का क्या काम है? देखो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो हम लोग जनरली पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक हम कंडक्टर लेते हैं, मतलब सॉरी एक वेसल लेते हैं, उसमें हम दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। राइट, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। देन इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं। राइट, तो ये होता है हमारा प्रोसेस। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो अगर मैं जनरली आपसे बात पूछूं कि बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, या जो भी इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा होगा। राइट, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। राइट, दिस इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। यहाँ पे किसको रोकेगा? मतलब मीनिंग तो मैम आपने बोला कि सेम है, रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, तो यहाँ भी रुकावट ही रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा होगा? नहीं, यहाँ पे ये रोक रहा होगा आयंस को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था, दे रहा था। यहाँ पे क्या है? हमारे पास आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, वही उसी को रोक रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर हैं, आयंस यही तो करते हैं, चार्ज लेके ऊपर ऊपर जाते हैं और देते हैं, तो जो चार्ज कैरियर है उस पर रुकावट ला रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो मतलब डिसिमिलैरिटी ये हो गई, या एक डिफरेंस ये हो गया बोल लो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये होता है यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, यानी कि जब हम फिजिक्स में पढ़ते थे उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता था। राइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। थर्ड चीज़ क्या डिफरेंस हो सकता है? थर्ड डिफरेंस देखो, यहाँ पे आयंस का इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता था ना, इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, उससे टकराया, ये इससे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोलिजन हो रहा होगा, या बोल लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कोलिजन। राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टिकल्स जो डाले हैं वो या तो सॉल्यूट डाला या तो सॉल्वेंट, या तो दोनों में से कोई भी बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या जो भी बोल लो आप, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स कि क्या चीज़ हमने, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें डिफरेंस हो गई। चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है? देखो जब हम फिजिक्स में रेजिस्टेंस की बच्चों बात करते थे, वहाँ पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, या टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन मूव ज़्यादा करेंगे, वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे, और उसकी वजह से क्या होता था? कोलिजन बढ़ जाता था। यानी कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमें रोकने की टेंडेंसी भी ज़्यादा करनी पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस कम होता है। इसका रीज़न क्या होगा? सोचो यार, सॉल्यूट सॉल्वेंट या कोई भी दो पार्टिकल, फॉर जस्ट एन एग्जांपल मैंने इसमें KCl डाल दिया,
ठीक है, K एंड Cl। अब क्या होगा, K Cl के बीच में क्या होगा, फोर्स लगती है, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक है तो वॉन डर वाल फोर्स, यू नो ना, तो वहाँ पे फोर्स लगती है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, फोर्स टूटेगी और उसकी वजह से, टूटने की वजह से वो नॉर्मल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम लगानी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस हमारे फिजिक्स के रेजिस्टेंस से हमारे केमिस्ट्री के रेजिस्टेंस में, ठीक है। नाउ कंडक्टेंस की अगर बात करें बच्चों, तो सिमिलरली चीज़ें कंडक्टेंस में भी हो रही होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें, लेकिन बात एकदम सिमिलर यही रहेगी कि वहाँ भी हर बार आयंस की बात चलेगी। अभी मेरी ये बात आप याद रखो इन द सेंस, अभी हम लोग जिस स्लाइड में आगे बढ़ेंगे आपको हर बार ये चीज़ याद रखना है कि द रेजिस्टेंस दैट वी आर डीलिंग विद इज एक्चुअली ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। सो यस, ये था एक ब्रीफ डिस्कशन कि क्या होता है हमारे केमिस्ट्री के रेजिस्टेंस का मतलब, ठीक है। चलो, तो जनरली अगर मैं चलो अच्छा बात कर लेती हूँ, रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो मैम, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ आयंस। हियर इट इज द obstruction offered to the flow of ions। बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, या ना जो रोक सके उस चीज़ को, ठीक है, रुकावट जितनी लग रही हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। ये दो चीज़, ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये डिनोट किससे करते हैं, सिंबल क्या होता है बच्चों इसका। अच्छा, यहाँ पे ना क्या है, जैसे आप जब फिजिक्स में पढ़ते हो तो आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू कंडक्टेंस, बट इन केमिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डील इन कंडक्टेंस मोर देन रेजिस्टेंस। वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस से मिलता जुलता कंडक्टेंस, यानी कि उसी से डेराइव हुआ है, उसी से मतलब सारी चीज़ें हम उसी को कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस हियर, बट मोस्टली हमको इसमें कंडक्टेंस के बारे में ज़्यादा याद कुछ रखना है, यानी कि ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह उसी से रिलेटिंग है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको बच्चों हर एक चीज़ का 3 चीज़ें याद रखना, सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट, सभी में सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट। इसको मतलब ऐसे लो कि एक तरीके से एकदम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे हमेशा, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह की कोई वो नहीं रहती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कि डेफिनेशन यहाँ से आएंगे आपके बोर्ड्स में, मोस्टली क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। सो सिंबल रेजिस्टेंस का बेटा कैपिटल आर, सबको पता होगा। सेकेंड चीज़, इसकी फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले की बात मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी, आपको बताऊँगी। यूनिट की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, राइट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये दो, देखो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है, मटेरियल पे करता है, 4 चीज़ों पे टोटल डिपेंड करता है। आपने 10th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे। कैसे डिपेंड करता है, याद करो। अगर हम किसी चीज़ की लेंथ को बढ़ा दें, मतलब ये इतना सा मान लो वायर है और हम इसको इतना कर देते थे तब, तो क्या होता था, लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। भाई लेंथ बढ़ा दी, किसी चीज़ को खींच दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा वो पास मतलब टकराने लगे, लेंथ कम बड़े होने की वजह से साइज कम हुआ और इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा टकराने लगे, उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तुरंत रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। तो जो ये रेजिस्टेंस होता है, हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, राइट। एंड बताओ, अच्छा हम एरिया, मतलब एक रूम, फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, यहाँ पे हमने पहले 100 लोगों को बैठाना है, 100 लोगों को हमें बैठाना है, ठीक है, याद रखना बात को, 100 लोग हमने यहाँ पे बैठा दिए। इसी तरीके से एक हॉल है हमारे पास, वहाँ पे 100 लोग को जाना है। अच्छा, अब बताओ कहाँ पे टकराव ज़्यादा होगा, जहाँ पे एरिया कम है या ज़्यादा है। यार जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे टकराव ज़्यादा है, यानी कि जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो टकराना सबका कम हो जाएगा, और जैसे ही कम हो जाएगा हमें क्या पता है क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो रेजिस्टेंस इस पर भी डिपेंड किया ना, कोई चीज़ ज़्यादा है कम है, तो उसी तरीके से एरिया पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा ना, रूम बढ़ा दिया तो कम रेजिस्टेंस लगने लगी, रूम कम छोटा कर दिया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। यहाँ पे हर बार ये जो लोग मैंने रूम कंसिडर किया वो क्या हो गया हमारा, एक इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन, मतलब एक हमारा ये पूरा प्रोसेस हो गया। और इसमें जो लोग मैंने बात करी वो कौन थे, हमारे आयंस थे, ठीक है। चलो ये दो चीज़ें याद रखना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। चलो दोनों को मिला देते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हम ये कह सकते हैं आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, राइट।
नाउ यहाँ से क्या हटता है यार, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, जल्दी मैम, एक कांस्टेंट आता है, सिंपल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, रो, रो, और L अपॉन A जो ऐसे लिखा था वो वैसे ही रहेगा। और यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रो L बाय A। व्हाट इज दिस रो, दिस रो इज अ रेजिस्टिविटी या कह लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आगे बात करते हैं BC के बारे में, ठीक है। फिलहाल ये वाली बात क्लियर है ना, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, कहाँ से आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, कांस्टेंट हटा, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, कांस्टेंट आया, जो कांस्टेंट आता है वो है रो, RHO, रो ने मतलब ना वो वाला रो नहीं, RHO वाला रो, ठीक है। चलो ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से यूनिट बता दी, यहाँ पे यूनिट हो गई आपकी, सिंबल हो गया, एंड देन फॉर्मूला हो गया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्लाइड में। देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कह लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A कह लो, राइट। यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है बच्चों, रो। इन द इक्वेशन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड रो, ठीक है, RHO इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दोनों नाम याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी भी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, ठीक है, या तो रेजिस्टिविटी कहेंगे या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड ओम मीटर। चलो रेजिस्टिविटी ज़रा इसका सिंबल, इसका यूनिट निकालते हैं, ठीक है, जल्दी से इसकी यूनिट निकालते हैं। इसको कर दिया और छोटा, यहाँ पे R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। चलो यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालें, रो इज इक्वल्स टू R A बाय L, है ना, ये यहाँ जाके चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या इसकी यूनिट आएगी। यार रेजिस्टेंस की यूनिट मैम ने बताई ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मेरी और याद रखना, ये जो मीटर, ये जो सेंटीमीटर की बात हो रही है, मतलब मीटर में हम हमेशा लेते थे फिजिक्स में, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू टेक सेंटीमीटर्स। व्हाई, आई विल गिव यू द रीजन, आई विल गिव यू द आंसर। इसका आंसर बताती हूँ, पहले इसकी यूनिट समझ लो। चलो मीटर के टर्म्स में निकालते हैं पहले तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर ने मीटर को मारा और दे दिया ओम मीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज ओम मीटर, और वी कैन से ओम सेंटीमीटर, या तो ओम मीटर कह लो या तो ओम सेंटीमीटर कह लो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मैम, अगर हम उस टाइम पे बात करते थे फिजिक्स की तब हमें बड़ा मज़ा आता था पढ़ते हुए, यहाँ हम थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। क्यों बोर हो रहे हैं मैम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे सिंपल सी बात है यार, वहाँ पे हमें सब कुछ पता था, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, किसका है, जो भी है, बात समझे। मतलब वहाँ पे अगर हमने मैम यहाँ पे एक वायर ली थी तो हमें पता थी इस वायर की लेंथ और इस वायर का एरिया, इसकी बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या लेंथ और क्या एरिया है। क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया? नहीं मैम, हम आलसी हैं, हम इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया हो सकता है आया हो। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका मतलब समझो, चलो नहीं आया तो भी समझना ही पड़ेगा। लेंथ और एरिया जो हम यहाँ पे वायर की बात करते थे, यहाँ पे किसकी होती होगी? तो यहाँ पे लेंथ होती है इन दोनों के बीच की, यानी कि जो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते थे उनके बीच की लेंथ को हम बोलते थे लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस, यानी कि इसको बोलते थे L। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट A, एरिया क्या होगा? इसी इलेक्ट्रोड के एरिया को हम बोलते थे A। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स की जब हम बात करेंगे तो ये लेंथ और एरिया उसी वायर की रहती थी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? इलेक्ट्रोड्स की बीच की डिस्टेंस को बोलोगे लेंथ और उस इलेक्ट्रोड के एरिया को बोलोगे A। तो वो जो लेंथ और एरिया की बात हो रही है वो इसी से हो रही है। अब मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि यार सेंटीमीटर में ज़्यादातर लिखना है, उसका रीज़न समझो। जब हम वायर की बात करते थे तो मीटर्स में लेते थे यार, बड़ी वायर होती थी राइट, तो उसमें मीटर्स वगैरह में चला करता था। लेकिन एक पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट वाले में सोचो क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रोड्स डले हुए हैं, दो रॉड डली हुई हैं, वो दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा तो होगी नहीं कि वो मीटर में आ जाए राइट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हमेशा कम होती है। दैट इज वाई वी मोस्टली कंसिडर सेंटीमीटर्स इन प्लेस ऑफ मीटर। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, बैठना है, वो बहुत देर चलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो आई गेस ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, लेंथ और एरिया वाली। यहाँ से कंफ्यूज मत होना। और बात किसकी चल रही है पूरी? आयंस की। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी आर अगेन एंड अगेन कंसिडरिंग आयंस। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आपको यूनिट मिल गई इस चीज़ की, यहाँ से पूरी चीज़ें पता चल गई होंगी क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चा व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इफ आई आस्क व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो जनरली जो फॉर्मूला में लिखा है उसी को बोल देना है। हमें पता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, राइट, आर ए बाय एल। तो जितना भी रेजिस्टेंस होगा एक यूनिट एरिया और डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ में। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर रेजिस्टिविटी, तो अगर ये बताओ मुझे, यहाँ से रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल में हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें एंड लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लें, तो रेजिस्टिविटी क्या दिख रही है? तो रेजिस्टिविटी दिख रही है एक रेजिस्टेंस के इक्वल। इज दिस थिंग क्लियर? रेजिस्टिविटी क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द एरिया इज कंसिडर एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। नाउ सिमिलर देखो यही चीज लिखी है, इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड ओम मीटर दैट वी हैव ऑलरेडी डेराइव्ड। When the length is 1 meter, cross sectional area is 1 meter square that we are letting, like हम let कर रहे हैं इस बात को, तो ये हुआ। Then resistivity becomes the resistance, तो वो उसके equal आ जाएगा और वही क्या है हमारा resistance। क्लियर है? Okay. Now 1 ohm meter is equals to 100 ohm centimeter. Now this what we are doing, we are converting meter into centimeters. Why? Because again वही चीज़, जो यहाँ पे लेंथ होगी, जो भी डिस्टेंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, इसीलिए हम उसको अगेन एंड अगेन सेंटीमीटर्स में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ना व्हाट इज कंडक्टेंस? या रेजिस्टेंस होता है रुकावट, तो कंडक्टेंस होता है उसको आराम देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर जाना होता है तो क्या होता है, पापा बोलते हैं नहीं जाना है और मम्मी बोल देती है हाँ जाना है ना। एक कोई हाँ करता है, एक कोई मना करता है। अगर आपके घर में उल्टा होता है तो माफ़ करें, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक चीज़ अलाउ कर रहा होगा, एक चीज़ रोक रहा होगा, तो यही है कंडक्टेंस, ये अलाउ करता है। अच्छा, किसको अलाउ करता है? वहाँ पे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो केमिस्ट्री में क्या होंगे? आयंस होंगे। फिर से हमने बोला जब भी कोई आयंस फ्लो करते हैं तो उनमें जो रेजिस्टेंस, जो रुकावट लगती है, ऑब्स्ट्रक्शन उनमें लगता है, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो उन्हीं में जो इजीली मूव करवा रहा होगा वो क्या होगा? हमारा कंडक्टेंस। क्लियर है? ये जो कंडक्टेंस होता है इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। भाई सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस उसको जाने से रोक रहा है और कंडक्टेंस उसको इजीली जाने दे रहा है। क्लियर है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, अब इससे फिर से एक फॉर्मूला समझो। जब हम इसका सिंबल पहले देख लेते हैं। अच्छा चलो, सिंबल ऑफ कंडक्टेंस इज जी, कैपिटल जी। ठीक है, ये जो कैपिटल जी होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो वी आर गोइंग टू से 1 बाय आर। क्लियर है? 1 अपॉन आर। एंड व्हाट इज आर? वी नो कि वैल्यू ऑफ आर जो होती है, या जो हमारा फॉर्मूला ऑफ आर होता है, वो होता है रो एल बाय ए। तो हम बोलेंगे 1 अपॉन रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे जी का फॉर्मूला निकल के आएगा ए बाय रो इंटू एल, राइट। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, यहाँ से ए इनवर्स जाएगा तो ए अपॉन रो इंटू एल। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। जी इज इक्वल्स टू ए बाय रो इंटू एल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, 1 बाय आर, ए बाय रो इंटू एल। नाउ दिस 1 बाय रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑब्वियसली। देखो ये जो 1 बाय रो है यहाँ पे 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रो इंटू ए अपॉन एल, राइट। दिस 1 अपॉन रो इज व्हाट? दिस इज कंडक्टिविटी। अच्छा, अब ये कंडक्टिविटी कहाँ से आया वर्ड, ये समझो। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है? जो यार ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है रेजिस्टेंस के इक्वल होगा जब एरिया यूनिट रख देंगे और लेंथ यूनिट रख देंगे। ठीक है, सिमिलरली कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी कि कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। फिर से रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखो कंडक्टिविटी ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो थी और उसको इन्वर्स कर दिया तो वो आ गया हमारा कंडक्टिविटी। यहाँ पे कंडक्टिविटी पे बहुत फोकस करना क्योंकि फॉर्मूला इससे एक जनरेट होने वाला है। ठीक है, चलो
फिलहाल ये आ गया आपको यहाँ तक समझ में। अब सोच रहे होगे ये के क्या लिखा हुआ है यार, व्हाट इज दिस के? ये जो के है ये 1/ρ हमने बोला कंडक्टिविटी, तो वो के कंडक्टिविटी को लिख दिया गया है, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला अभी बहुत ही बढ़िया डेराइव करेंगे जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड्स में। फिलहाल इट इज मेजर्ड इन द यूनिट सीमेंस। ये जो कंडक्टेंस होता है, अगर हम जनरली बात करें कि कंडक्टेंस की यूनिट आपको क्या समझ में आ रही है, तो यार ये है 1/r यानी कि 1/ओम, तो इसको हम बोलते हैं ओम इनवर्स। 10th में बेसिकली यही यूनिट आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में कि कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स। इसी को हम मो भी बोलते हैं, MHO, जैसे ओम होता है ना OHM, तो इसी को रिवर्स कर दो तो इसकी यूनिट MHO मो भी बोल देते हैं। थर्ड यूनिट इसकी होती है सीमेंस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन क्या होता है? ओम इनवर्स। क्या होता है सीमेन? ओम इनवर्स इज नोन एज सीमेंस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगेन कंडक्टिविटी में ये वाली बात भी इसी से डेराइव होगी, उसकी यूनिट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी हुई है। इट इज द सिंबल इज एस। एस किसका सिंबल है? इट इज नॉट द सिंबल फॉर कंडक्टेंस, इट इज द सिंबल फॉर कंडक्टेंस की यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सॉरी। It is measured in the unit called Siemens, represented by the symbol S. It is equal to the ohm inverse, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है नीचे तो उसका इन्वर्स कर देते हैं। सिंपल यूनिट आ गई। एज MHO भी कह सकते हो, ओम इन्वर्स भी कह सकते हो, सीमेंस भी कह सकते हो, तीनों ही यूनिट करेक्ट है। नेक्स्ट, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। भाई किस नेचर का, किस स्ट्रक्चर का कोई मेटल हमने यूज़ किया हुआ है। देखो सारी बातें आयन से रिलेट करते जाओ। आयंस की बात है ना, तो हम मेटल को भी देखेंगे कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज करता है इंक्रीज होने पर टेम्परेचर के, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। चलो नेक्स्ट, अब इसी पे आते हैं कंडक्टिविटी पे। चलो कंडक्टिविटी भी यहीं पे समझ लो। कंडक्टिविटी क्या होता है भाई? पूरे आयंस में अगर हम जनरली बोले कंडक्टिविटी, तो G इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू A/L। ये कंडक्टिविटी K से डिनोट करते हैं। K इसका ग्रीक वर्ड होता है कप्पा। K इज नोन एज कप्पा, क्लियर है? कप्पा के से होता है इसका। ये क्या है? इसका कंडक्टिविटी का सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी इज कप्पा। के से डिनोट करेंगे इसको, कैपिटल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सिंबल। कंडक्टिविटी की यूनिट कहाँ से आएगी यार? रेजिस्टेंस कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेन, और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सीमन। और ये क्या है? मीटर। देखो मान लो इसको मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो सीमेन इंटू मीटर या सीमेन इंटू सेंटीमीटर्स। क्लियर ये बात? सीमेन मीटर या सीमेन सेंटीमीटर। जैसे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो इसकी क्या है? सीमेन मीटर या फिर सीमेन सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक बात फिर से समझो, ये रही। The free ions Na plus and Cl minus present in the solution are responsible for the conductance of a solution। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो फ्री आयंस है वही रिस्पॉन्सिबल है जो भी कंडक्टेंस हो रहा है, ठीक है। नाउ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। जैसे कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, सिमिलरली रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी, ठीक है। ओम इज इक्वल्स टू 1/K, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/K। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K, दैट इज ग्रीक लेटर कप्पा। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड सीमेन मीटर इनवर्स, राइट? सीमेन और मीटर इनवर्स हो जाएगा। वेन लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, तो कंडक्टिविटी क्या होगा उस टाइम, क्या होगी उस टाइम पे? कंडक्टेंस के इक्वल, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा कंडक्टिविटी is known as, it is denoted by K, ठीक है। कप्पा, मैम यही बोलने में बस मज़ा आ रही है पूरे चैप्टर में, राइट? तो चलो K से इसको डिनोट करते हैं। और ये K होता क्या है? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वी कैन से दिस K इज इक्वल्स टू 1/ρ। ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज 1/, मतलब रो इनवर्स बोल लो, सिंपल। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हम बोलेंगे यार रो इज इक्वल्स टू RA/L होता है, तो यहाँ से बोलेंगे K इज इक्वल्स टू 1/, या डायरेक्ट यहीं से करते हैं, चलो 1/R इंटू A डिवाइडेड बाय L,
ठीक है, यही चीज़ निकल के आ रही है, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से वी कैन से इट इज़ दैट के इज इक्वल्स टू 1 बाय या एल बाय आर इंटू ए। ठीक है, ध्यान समझना है, फॉर्मूला डेराइव होगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है इसका, यही फॉर्मूला, तब से मैं बोल रही हूँ कि यही फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। सिंपल जो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए और ये सब सिंपल फॉर्मूले बहुत कम चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है उससे क्वेश्चन आने की। भाई जो फॉर्मूला आपके 12th में नया आया है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ नाउ हियर वी कैन से दैट दिस के इज इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। नाउ दिस एल बाय ए हैज़ अ स्पेसिफिक नेम, इसके अपने एक नाम होता है। क्या नाम होता है, चलो पहले यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा। जब हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे थे लेंथ और एरिया की, तो यहाँ पे लेंथ क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और जो एरिया था वो क्या था, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, सिंपल। तो यहाँ पे आपको ये बात जाननी है कि जो लेंथ बाय एरिया है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। ये जो लेंथ और अपॉन एरिया है ये सेल कांस्टेंट है। क्या चांसेस है इसके हमेशा कांस्टेंट रहने के, हाँ बिल्कुल चांसेस हैं। सोचो, मतलब आप कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कर भी रहे हो, आपने कोई दो एलिमेंट्स डाले, कितना भी जो भी हुआ, क्या इलेक्ट्रोड एक रिएक्शन के बाद बड़े हो जाएंगे, नो नॉट एट ऑल। उनकी ना ही लेंथ बढ़ेगी ना ही एरिया, तो वो कांस्टेंट रहता है। मैक्सिमम टाइम्स वो आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, वाई, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। चलो अब यहाँ पे जानते हैं, तो दिस एल बाय ए इज व्हाट, इट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस 1 बाय आर, दिस 1 बाय आर इज व्हाट, कंडक्टेंस। वाई, बिकॉज इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो वी कैन से इट इज कंडक्टेंस। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन डेराइव इट एज, वी कैन से कि कंडक्टिविटी is equals to conductance into cell constant. Conductivity is equals to conductance and into cell constant, and this is the formula which is important. ठीक है, सिंबल्स में लिख ले, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो दे आर गोइंग टू अराइव फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, तो ये बात जानना जरूरी थी। फिर से, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, केवल सेल कांस्टेंट निकालने को आएगा तो क्या करोगे भाई, ज़्यादातर तो मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट मतलब गिवन होगा, नहीं गिवन है तो कैसे निकालोगे, एल बाय ए, लेंथ अपॉन एरिया इज सेल कांस्टेंट। चलो तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। For a normal solution, resistance of electrolyte is 40 ohm. भाई ओम गिवन है, यूनिट से ही समझ लो, ओम गिवन है, दिस इज रेजिस्टेंस। तो हियर हमें क्या क्या गिवन है, गिवन चीज लिखते हैं पहले। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 40 ओम। नेक्स्ट, if distance between the electrodes is 2 centimeter, distance between the electrodes is L, 2 centimeter, राइट। सेंटीमीटर्स में गिवन क्यों है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे हमेशा कम होती है। जो जो आपको मीटर्स के टर्म्स में मैंने यूनिट बताई है उसमें सेंटीमीटर लगा दो, सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इक्वल होता है हमारा L बाय ए, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, दोनों चीजें सेंटीमीटर्स में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ इज 2 डिवाइडेड बाय एरिया इज 8, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, सेल कांस्टेंट आ गया, लेंथ अपॉन एरिया, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। लेंथ की होती है सेंटीमीटर, एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आ गई 0.25 सेंटीमीटर इन्वर्स। नाउ सेकंड चीज उसने बोली स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भाई जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जस्ट सिंपल। रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वहाँ रेजिस्टिविटी होगा, सॉरी। तो यहाँ से हम ये पहला पॉइंट हमारा डेराइव हो गया। सेकेंड क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा की बात हो रही है। और कप्पा क्या होता है भाई, इक्वल होता है कंडक्टेंस G इंटू सेल कॉन्स्टेंट। व्हाट इज दिस G? G तो मैम गिवन नहीं है, क्या करेंगे? तो यार G क्या होता है, सिंपल 1/r, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे 1/r इज गिवन एज 40 इंटू सेल कॉन्स्टेंट 1/4 आया था, सेल कॉन्स्टेंट आया था 1/4, तो 1/40 इज बेसिकली इक्वल टू 0.025 इंटू 1/4 इज 0.25। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 0.00625 समथिंग, 0.00625, ठीक है, 0.00625। नाउ यूनिट क्या होगी इसकी? 1/r की यूनिट होती है सीमेन, 1/r की यूनिट होती है सीमेन, उसकी क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे निकाला हमारा सेल कांस्टेंट एंड देन कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक ही फॉर्मूले से भाई बात हो रही थी। रेजिस्टेंस इसीलिए जानना था क्योंकि रेजिस्टेंस इज द बेस ऑफ कंडक्टेंस, उसको जानोगे तब कंडक्टेंस जान पाओगे, इसीलिए पहले रेजिस्टेंस पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एज वी ऑल नो, राइट। ये आपको सबको पता होगा यार, मैटर जो है वो 3 चीज़ों में क्लासिफाई हो सकता है, या तो वो कंडक्टर होगा, या तो इंसुलेटर होगा, और या तो सेमीकंडक्टर। तीनों के बारे में भी जानते होगे। कंडक्टर पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर नहीं पास करता है, सेमीकंडक्टर्स थोड़ा बहुत, मतलब बीच वाला इंसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आयंस की बात कर लेना, तो इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर कंडक्टिविटी, जिस हिसाब से कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से इन सब पे डिपेंड करेगा। तो कंडक्टर्स देखो क्या होता है, solids with conductivities ranging between 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse are conductors। वो solids जिनकी resistivity, जिनकी conductivity सॉरी क्या होंगी, लाई करेंगी 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7, यानी कि बहुत ज़्यादा, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। और ये जनरली होते हैं क्या, ये हमारे जनरली सॉलिड्स ही होते हैं, जो नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स हैव कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power ओम इनवर्स 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, है ना, बहुत इजीली आयंस को पास करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिंपल सी बात है। यहाँ से क्या बात हो रही है, यहाँ पे भी आपको जब आप सेमी कंडक्टर्स पे आओगे ना तो उसमें 2 चीज़ें निकल के आएंगी, वो दोनों चीज़ें आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे एक जनरली जो इमेज लगी हुई है वो क्या है, मेटल भाई एक प्लग टाइप का है। मेटल इज यूज इन द टिप ऑफ द प्लग, यहाँ पे मेटल लगा होता है ना, ये वाला सिंपल, तो दैट इज इंसर्टेड इनटू द सॉकेट। तो यानी कि वो इजीली देखो, मतलब सॉकेट के अंदर वो फिट होता है, तो उससे क्या होगा, इजीली पास करते हैं आयंस बोल लो, करंट बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, ऑन दी अदर हैंड इंसुलेटर्स, यार जिनकी मतलब अब सोचो उसकी रेंज क्या थी, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट इन द सेंस यहाँ बहुत कम होती है ताकि वो पास ही ना कर पाए। तो इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10 to the power -20, दिस इज इन द पावर, ओके, एंड टू द 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब वहाँ पे 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, मतलब 10,000 से पता नहीं कितने मिलियन वगैरह जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना कम है कि 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10। तो क्या सोचो, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चीज़ वहाँ पे होगी, आयंस वगैरह, वो पास करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लास एटसेट्रा, कोई भी इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, दैट इज नोन एज इंसुलेटर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हियर इज अ वुडन ब्लॉक काइंड ऑफ लगा हुआ है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सिमिलरली एक बास्केट रखी हुई है, उस पर भी नहीं होगी, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे एक इंसान है, 2 मतलब एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है। एक ने इलेक्ट्रिक पोल, मेटल की रॉड, एक ने वुडन की रॉड पकड़ी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल में एक ने मेटल की रॉड को टच कराया और एक ने वुड की रॉड को टच कराया। ऑब्वियसली मैम हम बहुत स्मार्ट है, हमको पता है एक के बाल खड़े हो जाएंगे और एक के नहीं होंगे, एक को करंट लगेगा, एक को करंट नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली यही बात है इसमें। अ मैन टचिंग द इलेक्ट्रिकल पोल with a metal rod will get an electric shock, उसको शॉक लग जाएगा भाई, because metal rod is a conductor, whereas a man touching the same with a wooden rod will be safe because wood is an insulator, simple, ठीक है। next, semiconductors, तो as I have already told you कि semiconductors is important for your syllabus, क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, वो दोनों चीज़ें बताते हैं।
नाउ सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4, मतलब बीच की जो रेंज बच गई, सॉलिड्स जिनकी रेंज कितनी होगी 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 वाली रेंज के जो होंगे वो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें से कोई भी। नाउ दो टर्म्स आएंगे आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी, पहले है मोलर कंडक्टिविटी, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये आई क्यों, पहले तो ये जान लो। देखो जनरली हम आपसे बोले, कोई भी फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने दो बच्चों से बोला जाओ जाके इसकी कंडक्टिविटी निकाल के आओ, फॉर एग्जांपल KCl की जाओ जाके कंडक्टिविटी निकाल के, और टेम्परेचर सेम है, दोनों ने टेम्परेचर सेम रखा है, और 1 ml सॉल्यूशन में जाओ जाके दोनों लोग कंडक्टिविटी निकाल के आओ। किसी का आंसर कुछ आया, किसी का आंसर कुछ, मतलब वास्ट डिफरेंस दिखा दोनों के आंसर्स में। क्या रीज़न होगा? सोचो, मैंने बोला दो बच्चे खड़े हैं कि जाओ तुम भी कंडक्टिविटी निकाल के आओ और तुम भी, और मैंने KCl दे दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, एक ने सॉल्यूशन में ज़्यादा मोल्स ऑफ KCl डाल दिए तो उसकी कंडक्टिविटी कुछ और आ गई, एक ने कम मोल्स डाले तो उसकी कंडक्टिविटी कुछ और आ गई, यानी कि वो मोल्स पे भी डिपेंड कर रही है, राइट। तो वहाँ से एक टर्म जनरेट होता है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, दिस ऑल द आयंस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी डेफिनेशन इन दिस वीडियो, जितने भी, मतलब इसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सभी में ये यूज होगा, ठीक है। चलो समझो क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर से, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस जो कि सारे आयंस की वजह से होगी 1, ओके, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स, जिसमें क्या होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने दोनों को 1-1 मोल KCl डालने को बोला, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आ जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि वो कंडक्टेंस जो 1 मोल में निकाला जा रहा है पूरे सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, इसका सिंबल ना ऐसे उल्टा V करके नीचे M लिखा रहता है स्मॉल में, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, एंड दिस उल्टा V जो दिख रहा है ये लैम्डा की तरह ही, इसको प्रोनाउंशिएट आप लैम्डा ही करोगे, ठीक है। जैसे कि लैम्डा ये होता है तो इसको बोलोगे आप लैम्डा ही, ठीक है। लैम्डा इसकी यूनिट, मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सिंबल तो आप बोलोगे लैम्डा, ठीक है। और उसको लिखोगे कैसे? उल्टा V करके। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन एज लैम्डा ऑल्सो, बट एक्चुअली में जो बाकी मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है वो उल्टा V करके ही होता है, और उसको प्रोनाउंशिएट लैम्डा ही आप बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ तो यूनिट सिंबल पता चल गया। इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इस तरीके से रिलेट करती है, ये जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है वो इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम, ठीक है। कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि हमने यूनिट तो यही पढ़ी ना, जितनी कंडक्टिविटी एक वॉल्यूम में होगी। अब एक बात बहुत ध्यान सुनना, ये जो वॉल्यूम होता है ना, इसको कई बार आपको मोलारिटी दिया रहेगा, भाई मोलर कंडक्टिविटी से मोलारिटी, मोल्स की बात हो रही है, तो अगर वॉल्यूम की जगह इन केस दे आर गिवन एज मोल्स, तो आपको पता है मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? हमें तो यार सेंटीमीटर में चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में चाहिए, है ना। यहाँ से एक बात समझो, यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स तो यार 1 है, क्योंकि 1 मोल हमने बोल दिया सॉल्यूशन, तो यहाँ से बोल देंगे m इज इक्वल्स टू 1/v, फ्रॉम हेयर v इज इक्वल्स टू 1/m। अगर आपको मैं बोलूँ इस v को क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखो, यहाँ पे किस में लिखा है? यहाँ पे लिखा है हमने लीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डराइव होगा जो होगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्लियर है? जिसको वो बात समझ में आ गई हो कि कैसे आया, वेल एंड गुड। नहीं आई हो, यू कैन लर्न द फॉर्मूला ओनली, ठीक है। यहाँ से भी बात बन जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जनरली आपको पता करना है तो मैंने क्या किया, मैंने मोलारिटी निकाल ली। मतलब इन केस आपको किसी चीज़ की मोलारिटी गिवन है तो आप कैसे निकालोगे उसको? तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में करोगे और नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया भाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट?
इलेक्ट्रोलाइट में तो कन्फ्यूजन नहीं है ना किसी को भाई, जो चीज़ हमने ऐड करते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ KCl लेके डाल दिया, तो व्हाट इज दिस KCl, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ से ये फॉर्मूला डराइव होता है विच सेज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा, यानी कि जनरली कंडक्टिविटी इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कैपिटल M, ठीक है। हाँ, यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कहाँ से आई? सिंपल यहीं से आई, देखो सीमेन इसकी यूनिट होती है सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे मोल आ जाएगा मोल इनवर्स। वाई मोल इनवर्स? क्योंकि यार मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ से निकल के आता है। सिमिलरली यू कैन से सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर सेंटीमीटर्स में कोई चीज़ गिवन है उसको सेंटीमीटर इनवर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ रहेगी। चलो नेक्स्ट चीज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नाउ सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि मैंने एक बच्चे से, दो बच्चों से बोला जाओ जाके इस चीज़ की कंडक्टिविटी निकाल के आओ, तो उसने बोला चलो मोल्स की दिक्कत हो रही है। अब मैंने बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब अभी भी आंसर गलत आया किसी का, तो क्या रीज़न होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको इक्विवेलेंट मतलब क्लियर होगा नॉर्मेलिटी से, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या लिखा है, अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो सेम होगी, एग्जैक्टली यही वाली डेफिनेशन लिख दो, बस 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लग जाएगा। सेम डेफिनेशन, बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्योंकि मोल्स की जगह इक्विवेलेंट, और आप खुद से जान गए होगे यार नॉर्मेलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या होगा भाई हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। केवल क्या लिया होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया होगा। चलो ये बात समझ गए। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू K इंटू वी। तो अब आप सोचोगे मैम K इंटू वी तो आपने यहाँ पे भी लिखा है, तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होता है हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी, मतलब कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसको डिनोट करोगे लैम्डा ई, आप इसको लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन हर वही मैं बोल रही हूँ ना, लैम्डा ई और लैम्डा एम मोस्टली गिवन रहता है, तो यही चीज़ याद कर लो, ठीक है। लैम्डा ई इज इक्वल्स टू अगेन कप्पा इंटू वॉल्यूम। वाई? बिकॉज डेफिनेशन भी तो दोनों की सेम ही है, दोनों में डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M की जगह हो जाएगा N। M की जगह क्या हो जाएगा? N। क्या यूनिट्स में कोई चेंजेस आएंगे? जहाँ पे मोल इनवर्स लिखा था वहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स लिख देना, एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें भी बड़ी बात नहीं है। दोनों फॉर्मूला क्लियर है यहाँ से। चलो इस पे आते हैं वापस से। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, वेयर द टर्म वी डिनोट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ले लो, इन सेंटीमीटर्स क्यूब ले लो, क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी, दैट कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया होगा। कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे, उसमें 1 मोल लेता है, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेता है, ठीक है, ओके। Another related term is molar conductance, इसको molar conductance भी कहते हैं, which can be defined as the net conductance of the ions produced when 1 mole of an electrolyte undergoes complete dissociation into its constituent ions, ठीक है। यहाँ से दोनों formulas भी आपके derive हो गए हैं। Now अब आते हैं एक और question पे, here it is, let's do this question. So this says for 0.1 mole HCl solution the resistance is given as 100 ohm given। क्या given है? मोलारिटी दिख रही है यार, M is equals to 0.1 moles। The resistance is given as 100 ohm, R is equals to 100 ohm and at 298 केल्विन, यानी कि 25 रूम टेम्परेचर पे लिया गया। इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है हमें। कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट एज 1, यानी कि L बाय ए सेल कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल है 1 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m निकालना है, वी हैव टू फाइंड। व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्डा m इज इक्वल्स टू K कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M, राइट। पहले तो यार K निकाल लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। K इज इक्वल्स टू, या जनरली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसमें हमें K निकालना है, और सेल कांस्टेंट, देखो सेल कांस्टेंट गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला बनेगा, यानी कि जनरली कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय R इंटू सेल कांस्टेंट। So from here we can say it is equals to 1 by R is what? R is 100 ohm
into cell constant is given as 1, so it will be equal to 0.01. ठीक है, 0.01 कैसे आया समझ गया ना यार, यहाँ पे बस रेजिस्टेंस का उल्टा करना था, वो तो 1 ही गिवन था, तो 0.01 या 1/100 सिंपल मान लेते हैं k की वैल्यू. सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट k इज इक्वल्स टू 1/100. चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं. 1/100 या 0.01 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलारिटी इज गिवन एज 0.1. ठीक है, यहाँ पे 0 हटेगा, कटेगा, यहाँ पे हटेगा 2 0, सो इट इज इक्वल्स टू 100 मोल्स. यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी सीमेन मीटर इनवर्स, ये क्या था सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स. एंड हेंस दिस इज द आंसर. कोई डाउट किसी को? आई गेस नहीं होगा, सारी बातें क्लियर हो गई, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा कि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट इज कंडक्टिविटी. फिर क्या पढ़ा, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सिमिलरली अगर यहाँ पे सोचो n की वैल्यू गिवन होती, अगर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू कुछ चीज़ गिवन होती, तो क्या करते, तो सिंपल यहाँ पे नीचे n रख देते, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस m और n का डिफरेंस है. ठीक है, अच्छा तो यार फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो चलो इसको डेराइव करते हैं कि यहाँ से क्या बात निकल रही है. तो क्या हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि कोई एक चीज़ तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है, कॉमन इन द सेंस इन दोनों में कोई तो रिलेशन है, वी कैन से, है ना. तो एक बार देख लेते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन E एंड लैम्डा m. ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करते हैं. चलो ठीक है, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e किसके इक्वल होता है यार, ये इक्वल होता है k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m होल डिवाइडेड बाय k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n. यहाँ से k कटेगा, 1000 कटेगा, तो आंसर मिलेगा n अपॉन m. नॉर्मैलिटी क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर या सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम गया, यहाँ से हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, दिस ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन given mass by x whole divided by number of moles is what, given mass divided by molar mass. यहाँ से given mass cancel. So from here we can say कि lambda m by lambda e is equals to molar mass divided by x. And what is this x? This is sometimes molar mass divided by x upon molar mass. This molar mass is going to be cancelled और यहाँ से lambda m divided by lambda e will be equals to this x. What is this x? अगर कोई एसिड है तो जितना H प्लस है, कोई बेस है तो जितना OH है, कोई एसिड बेस और सॉल्यूशन, इसी सब को जोड़ के बनता है हमारा लैम्डा या x बोल देते हैं इसको. ठीक है, सो यस ये वाली पीपीटी हो गई. ओके जस्ट अ सेकेंड. क्या लिखा है देखो यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. जैसा हम लोगों ने देखा कि दोनों का फॉर्मूला एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, बराबर ही है, बस फर्क क्या था यार, एक जगह n एक जगह m, बस n और m की दिक्कत थी. ठीक है, बट इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू. द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी इज म्यू इज इक्वल्स टू kV. वही बात है ना, या तो इसको म्यू बोल दो या तो इसको लैम्डा
ई बोल दो, इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन, या x जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय x, वेयर n क्या है, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास। द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा एंड मोलर कंडक्टेंस म्यू कैन बी गिवन एज, जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, म्यू इज इक्वल्स टू ये m है इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोगों ने डेराइव किया, यही किया है कि लैम्डा, इसको E बोलते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्डा m इंटू एक्स। यही चीज़ देखो हमने डेराइव करी थी। हमने क्या बोला कि लैम्डा E जो हम लोगों ने डेराइव किया था वो था लैम्डा E अपॉन लैम्डा m इज इक्वल्स टू x। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। व्हाट इज दिस x? x क्या है? x इज अ इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए थे ना आप? एसिड था तो H बताया था, बेस था तो OH बताया था। सिमिलरली वही वाली बात है। द इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली द total charge on either anions or cations present in one formula unit of it. It may be equal to the basicity in case of acids or equal to the acidity in case of bases. अब ये basicity acidity याद है ना, OH नेगेटिव जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, या H प्लस, यानी कि जो बताया है उसी को या तो बेसिसिटी बोल लो या तो दूसरे वाले को एसिडिटी बोल लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कोलट्रॉफ लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, तो उसमें उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देन वी आर बिगिनिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।